नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 23rd लेसन पढ़ रहे थे, वस्त्रों की सिलाई, स्टिचिंग ऑफ गारमेंट्स। अब देखो बच्चों, कल हमने इस लेसन के अंदर सिलाई मशीन के विभिन्न पुर्जों के बारे में हमने जानकारियाँ ली थी कि इस प्रकार से सिलाई मशीन कार्य करती है, विभिन्न पुर्जे किस प्रकार से कार्य करते हैं, कौन कौन से पुर्जे का क्या क्या कार्य है, वो भी हमने अध्ययन किया। आज हम बच्चों पढ़ेंगे कि सिलाई मशीन की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए और नाप लेने के लिए किन किन उपकरणों का, वस्त्रों का जब हम नाप लेते हैं तो किन किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, वस्त्रों की कटिंग करने के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, और जब हम वस्त्रों की ड्राफ्टिंग करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ, तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं सिलाई मशीन की देखभाल। देखो बच्चों, मशीन को सूखे और गर्म स्थान पर हमेशा रखना चाहिए, नमी वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नमी वाले स्थान पर रखने से क्या होगा कि मशीन में सीलन आ जाएगी और सीलन से उस पर फंगस लग जाएगी, और चूँकि मशीन जो होती है वो लोहे की बनी होती है तो उसमें जंग भी लग सकता है, तो फिर हमारी मशीन के पुर्जे जो होंगे वो जाम हो जाएंगे और हमारी मशीन नहीं चल पाएगी, है ना। तो समय समय पर मशीन की साफ़ सफाई हमें करते रहना चाहिए, उसमें ऑयलिंग करते रहना चाहिए समय समय पर, जिससे कि पुर्जों के बीच में फ्रिक्शन यानी कि घर्षण जो है कम होता रहे और मशीन के पुर्जे आसानी से चले और मशीन हल्की और आसानी से हम चला सकें। अब देखिए बच्चों, सिलाई करने से पहले और सिलाई करने के बाद हमेशा मशीन को हमको साफ़ करके रखना चाहिए। नियम बनाना चाहिए कि जब भी सिलाई करने बैठ रहे हैं तो उससे पहले मशीन को पूरा साफ़ करें, और सिलाई जैसे हमको कल सिलाई करनी है तो एक दिन पहले ही उसमें ऑयलिंग कर दें, है ना, ताकि सभी पुर्जे जो है स्मूथ हो जाए और हमारी मशीन जो है जब हम यूज़ लेंगे तो हल्के से चलेगी। और इसके बाद काम शुरू करने से पहले भी उसको साफ़ करें, और हमारा जब सिलाई मशीन का कार्य समाप्त हो जाए तो उसके बाद भी उसको साफ़ करें, ताकि उसमें धूल मिट्टी जो है उसके कण ना रहे। और इसके साथ ही वस्त्र के धागे जो फंस जाते हैं, कई बार बॉबिन वाला जो केस होता है उसके अंदर धागे फंस जाते हैं, तो हम व्यवस्थित तरीके से पूरा बॉबिन को भी चेक कर लें, स्लाइड प्लेट को हटा करके, और मशीन को अच्छे से साफ़ सुथरा करके फिर हम उसको पैक करके रखें। और मशीन को रखते समय उसको ढक कर रखना चाहिए। यदि हम उसको खुला ही रख देंगे तो धूल मिट्टी के कण उसके पुर्जों में फंस जाएंगे, और जिससे कि मशीन हमारी खराब हो सकती है। तो सिलाई समाप्त करके सुई से धागा निकाल दें। हमेशा ध्यान दें कि जब हम सिलाई कर चुके हैं तो उसका धागा निकाल कर ही रखें। और दबाव पद जो होता है, यानी कि कल हमने देखा था आपका जो हमारा सिलाई समाप्त करने से पहले सुई से धागा निकाल दें, इसके साथ साथ जो हमारा प्रेशर फुट लिफ्टर जो होता है उसको भी उसके नीचे जो है कोई पुराना कपड़ा दबा करके और उसको नीचे करके रखें। और मशीन की सफाई के बाद उसमें तेल डाल दें, और तेल लगा करके मशीनों को कुछ समय के लिए धूप में हमेशा रखते रहना चाहिए, और जिससे हमारे पुर्जे जो होंगे उनमें फ्रिक्शन कम होगा और वो मशीन स्मूथ चलेगी। समय समय पर मशीन के पुर्जों को खोल करके उन्हें साफ़ करते रहना चाहिए, तेल लगा करके धूप में रखना चाहिए और मशीन को वापस फिट कर देनी चाहिए। अब देखिए, मशीन के तेल को मशीन में निश्चित स्थानों पर बने छिद्रों में डालना चाहिए। तेल कहाँ डालेंगे? देखिए, मशीन के अंदर कुछ निश्चित स्थान है, वहाँ पर जो है कुछ प्लेसेस दे रखे हैं जहाँ पर छिद्र बने हुए हैं, उन छिद्रों के अंदर हमें तेल डालना है, और अनावश्यक मात्रा में तेल नहीं डालना है, लिमिटेड डालना है। कुछ बूंदें ही इसमें पर्याप्त होती है तेल की, और मशीन के सभी गतिशील पुर्जों और जोड़ों में तेल लगाना चाहिए। और मशीन को ऊपर उठा करके नीचे वाले भाग में भी, बॉबिन वाले भाग में, इधर वाले भाग में, सभी जगह लगाना चाहिए। इसके बैक पोर्शन में भी हमें लगाना चाहिए, और तेल लगा करके मशीन को 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते रहना चाहिए। जब तेल लगा दिया उसके बाद हमें स्मूथली चलाना चाहिए, ताकि वो तेल पूरी मशीन के पुर्जों में रम जाए, ठीक है। और वस्त्रों को सिलने के लिए सिर्फ सिलाई मशीन की आवश्यकता ही नहीं होती है, बल्कि उत्तम सिलाई के लिए कई सहायक उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। तो ये जो आवश्यक उपकरण हैं, इनकी ये उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए। तो हम चलते हैं कि सिलाई करते समय हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम चलेंगे नाप लेने के उपकरण। देखिए बच्चों, ये है हमारा नाप लेने का उपकरण। इसको हम इंच टेप कहते हैं, या फिर इसको फीता भी कहते हैं, हम मापक फीता भी कहते हैं। और सिलाई की क्रिया शुरू करने से पहले हमको कपड़े का, वस्त्र का नाप लेना पड़ता है। तो नाप लेने के लिए हम
जिस फीते का उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मापक फीता या फिर इसको इंच टेप कहते हैं। ये देख रहे हैं आप इंच टेप, ये प्लास्टिक का बना होता है ना, और ये बहुत ही लचीला होता है, मुलायम होता है और प्लास्टिक का होता है, चमड़े का बना होता है और शारीरिक बनावट के अनुसार इसमें मुड़ने की क्षमता भी होती है, यानी सॉफ्ट होता है तो ये लचीला होता है, तो इसको हम आसानी से मोड़ भी सकते हैं। इसके एक तरफ जो है 1 इंच से लेकर 60 इंच तक और दूसरी तरफ 1 से लेकर के 162 सेंटीमीटर तक के निशान लगे होते हैं। देखिए इसके 2 तरफ होती है, एक ये, एक इसका पीछे वाला तरफ, 2 तरफ होते हैं इसके। तो इसका एक तरफ जो होता है उधर तो इंचेस लगे होते हैं, है ना, और दूसरी तरफ जो होता है वो सेंटीमीटर शो करता है। समझ में आया? जब हम इंच टेप को देखते हैं तो इंच टेप का एक जो हिस्सा होता है वो इंचों को जो है शो करता है और उसका दूसरा जो पीछे का पार्ट जो होता है वो सेंटीमीटर को शो करता है। तो इंच जो होते हैं इसके अंदर, पूरे फीते के अंदर 1 इंच से लेकर 60 इंच तक इंच लगे होते हैं और पूरे फीते के अंदर सेंटीमीटर की बात करें तो 1 से लेकर के 162 सेंटीमीटर तक जो है पूरे फीते पर निशान लगे होते हैं। अब फीते के दोनों किनारों पर पीतल की 2 पत्तियां लगी होती है। आपको मालूम है किनारे के ऊपर पीतल की पत्ती लगी होती है, पीतल की या स्टील की पत्ती लगी होती है ना। हाँ, और फीते की प्रत्येक 1 इंच जो होती है वो 8 भागों में विभक्त होती है, यानी कि 1 इंच जो होता है इसको 8 भागों में बांटा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 से 2 के बीच में जो है इंच की यदि हम बात करें, देखो यहाँ से देखिए 8 भागों में बटा हुआ होता है। ये तो सेंटीमीटर वाला भाग है, इसके पीछे वाला जो भाग होता है इसके अंदर हम देखें तो उधर इंच होते हैं हमारे, तो इंच जो होते हैं इसके अंदर इसको 8 भागों में बांटा होता है। तो प्रत्येक 2 भाग जो होते हैं इसके अंदर उसको हम प्रत्येक जो इसके छोटे छोटे जो खंड होते हैं, ये जो छोटे खंड दिखाई दे रहे हैं इनको हम सूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत। हाँ, इनको हम सूत भी कह सकते हैं। और अब ये जो होते हैं इन सूचक अंगों के मध्य में एक बड़ी रेखा होती है और ये बड़ी रेखा जो होती है वो हमें आगे के इंच की तरफ शो करती है, यानी कि ये जो बड़ी रेखा है देखो ये 5 इंच बता रही है। इसके बाद देखो ये फिर बड़ी रेखा आ रही है 6 इंच बता रही है, फिर ये जो बड़ी रेखा है 7 इंच बता रही है, इसके पहले 4 इंच बता रही है। तो बड़ी रेखा जो होती है वो इंच को शो करती है और छोटी रेखाएं जो होती है ये सूत को शो करती है। समझ में आया? अब देखो प्रत्येक जो आगे का जो भाग होता है, एक तरफ मैंने कहा था अभी आपको कि इसके अंदर एक तरफ सेंटीमीटर होते हैं, दूसरी तरफ इंच होते हैं। तो इंच तो 1 से 60 तक इंच होते हैं और सेंटीमीटर 1 से लेकर के 162 सेंटीमीटर होते हैं। तो प्रत्येक 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 10 भागों के अंदर सेंटीमीटर बटा हुआ होता है। अब इसके अंदर तो निशान सही नहीं लगा रखे हैं, जब आप सही में इंच टेप को देखेंगे तो उसके अंदर आपको व्यवस्थित लगेगा। 10 भागों में बटा होता है और 1 सेंटीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर सूचक अंकों के मध्य में एक बड़ी रेखा होती है जो कि आधे सेंटीमीटर की नाप को बताती है। तो बच्चों इंच टेप का नाप लेने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी भेजूंगी जिसकी सहायता से आप इंच टेप को और आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर खुला हुआ नहीं है इंच टेप, जिसकी सहायता से मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ। तो हमें ये तो ध्यान रखना है कि जो इंच टेप होता है इसको हम वस्त्रों को नाप लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके एक तरफ इंचेस होते हैं, एक तरफ सेंटीमीटर होते हैं। इंचेस जो होते हैं 1 से 60 इंच तक होते हैं और सेंटीमीटर 1 से 162 सेंटीमीटर तक होते हैं। और इंच जो होते हैं इनके अंदर जो है प्रत्येक दूसरे इंच के बीच में 8 रेखाएं होती है ना। और प्रत्येक सेंटीमीटर जो होता है प्रत्येक दूसरे सेंटीमीटर के बीच में 10 रेखाएं होती है। समझ में आया? तो बड़ी रेखा के द्वारा हम इंच और सेंटीमीटर को पहचानते हैं। तो ये हमारा इंच टेप था, इसका उपयोग हम वस्त्रों को नापने के लिए करते हैं। जब भी हम वस्त्र खरीदने जाते हैं या वस्त्र सिलवाने जाते हैं तो टेलर जो होता है हमारा इंच टेप से नाप लेता है। तो वो इसी तरीके से इंच में नाप लेता है, सेंटीमीटर में नाप लेता है ना। तो इसका उपयोग नापने के लिए वस्त्रों को किया जाता है। अब देखिए बच्चों, आप चित्र में देख रहे हैं पेंसिल है ये, है ना, ये रबर है और ये नोटबुक है, दिखाई दे रही है आपको। अब देखिए पेंसिल, रबर और नोटबुक का उपयोग भी नाप लेने के बाद उनको लिखने के लिए किया जाता है।
अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है ये पेंसिल रबर और कॉपी का कहाँ ज़रूरत है, लेकिन जो छोटी डायरी होती है उसके अंदर टेलर जो होता है उसके पास पेंसिल भी होती है, एक डायरी होती है छोटी और एक इरेजर भी होता है। तो वो जब भी नाप लेता है किसी व्यक्ति का तो उसको उसके अंदर लिखता जाता है, ताकि और गलतियाँ होने पर उसको रब करने के लिए इरेजर भी होता है इसके अंदर। समझ में आया? तो इनका भी उपयोग जो है वो नाप लेते समय जो है वो टेलर के द्वारा किया जाता है। अब देखिए बच्चों, नाप लेने के लिए हम और भी कई उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कटिंग और ड्राफ्टिंग टेबल। ये आप देख रहे हैं कटिंग और ड्राफ्टिंग टेबल दिखाई दे रही है आपको। तो रेखांकन और कटिंग टेबल की बनावट जो होती है इस विशेष प्रकार की ऐसी होती है, छोटी और ऐसी चौकोर टेबल होती है ये, है ना। और इसकी सतह जो होती है बहुत ही चिकनी होती है और ये बिना जोड़ वाली टेबल होती है। देखो कोई जॉइंट नहीं है इसके अंदर, है ना। और इस पर जो है मिल्टन क्लॉथ खींच करके और चारों तरफ से जो है वो लगा दिया जाता है। ये जो टेबल होती है इसके ऊपर मिल्टन का क्लॉथ लगा होता है, चारों तरफ से खींच कर लगा दिया जाता है। और इसकी ऊंचाई जो होती है 3 से 3.5 फीट और लंबाई जो होती है 5 फीट होती है। इस टेबल की ऊंचाई कितनी है? 3 से 3.5 फीट। और इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है वो है 5 फीट होती है। कितनी? 5 फीट होती है। ठीक है। अब देखिए इस टेबल के बाईं और दाईं तरफ, ये देखिए दिख रहा है आपको, बाईं तरफ जो है एक क्या है, एक दराज बनी हुई है। ये दाईं तरफ भी हो सकती है, बाईं तरफ भी हो सकती है। तो ये दराज होती है, इसके अंदर वो टेलर जो होता है अपनी आवश्यक सामग्री को रखता है, जैसे नोटबुक है, पेंसिल है, इरेजर है, वो सब सामान इसमें आवश्यक सामग्री इसमें रखी जाती है ना। तो ये हमारी है कटिंग और ड्राफ्टिंग टेबल। इसी के ऊपर रख करके वो अपने कपड़ों को काटते नाप लेते हैं। समझ में आया? अब देखिए इसके बाद ये भूरा कागज आपको दिखाई दे रहा है। तो इस भूरे कागज को हम ड्राफ्टिंग कागज भी कहते हैं। ये ड्राफ्टिंग जो है कागज कहते हैं। तो ये जो होता है हमारा पहले क्या करते हैं कि डायरेक्ट वस्त्रों को नहीं काटते हैं। जब भी हम वस्त्रों की कटिंग करते हैं तो डायरेक्ट वस्त्र नहीं काटते हैं, पहले भूरे रंग का कागज लेते हैं, कागज पर सबसे पहले ड्राफ्टिंग करते हैं, इसको रेखांकित करके नाप लेके रेखांकित करके और सही व्यवस्थित करके पहले इसकी कटिंग की जाती है और फिर इसके ऊपर जो है फिर बाद में वस्त्र की कटिंग की जाती है, ताकि हमारा वस्त्र खराब ना हो। इसको कहते हैं हम ड्राफ्टिंग। समझ में आया? तो ये ड्राफ्टिंग कागज होता है जो भूरे रंग का होता है। वस्त्र की कटिंग करने से पहले भूरे कागज पर पूरी ड्राफ्टिंग करके रेखांकित करके इसकी कटिंग करके फिर वस्त्रों को काटा जाता है, ताकि मिस्टेक्स ना हो, गलती ना हो। अब देखिए बच्चों, ये आपका ट्रेसिंग व्हील है। ये ट्रेसिंग व्हील क्या करता है? देखो ट्रेसिंग व्हील जो होता है ये लकड़ी के हैंडल पर, ये देखो एक लकड़ी का हैंडल है, इस पर एक धातु की छड़ लगी होती है, इसके ऊपर छोटे छोटे दांते लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। अब ये कपड़े पर ड्राफ्टिंग उतारने के लिए सिलाई के निमित्त निशान लगाने के लिए काम आता है। यानी कि जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उस समय इससे जो है इसको गोल चला करके इस तरीके से और इससे निशान बना लेते हैं कपड़ों पर, ताकि हमको कटिंग करते समय आसानी से जो है वो शो हो जाए, है ना। टेलर चौक का उपयोग भी करते हैं और ट्रेसिंग व्हील का उपयोग भी करते हैं, है ना। निशान लगाना इससे आसान होता है ना। फिर आती है हमारी टेलर्स चौक। टेलर्स चौक जो होती है कपड़ों पर निशान लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर टेलर्स जो होते हैं वो टेलर चौक का ही उपयोग करते हैं। ये चौकोर होती है, नुकीली होती है, रंगीन पट्टों वाली बट्टी के रूप में होती है, कलरफुल होती है ना, स्काई ब्लू कलर की होती है या फिर सी ग्रीन कलर की होती है ना, ताकि कपड़ों पर आसानी से दिखाई दे। ठीक है। इससे जब भी कपड़ों पर ड्राफ्टिंग करते हैं तो सबसे पहले इससे निशान लगा करके फिर कपड़ों की कटिंग की जा सकती है और इसको पुनः मिटाया भी जा सकता है ना। तो ये कहलाती है टेलर चौक। तो हमने देखा कि वस्त्रों का नाप लेते समय हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सबसे पहले इंची टेप देखा, फिर पेंसिल, रबर, नोटबुक की आवश्यकता होती है, फिर कटिंग और ड्राफ्टिंग टेबल की आवश्यकता होती है, भूरे रंग के कागज़ की आवश्यकता होती है, ट्रेसिंग व्हील की आवश्यकता होती है और टेलर की चौक की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं कि कटिंग करने के लिए हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है। अब देखिए बच्चों, कटिंग करने के लिए हमें कैंची की आवश्यकता होती है। अब कैंची भी जो होती है कई प्रकार की होती है। जैसे एक तो साधारण कैंची होती है जिसको सीजर्स बोलते हैं। एक होती है छोटी कैंची होती है ना, और एक पिकिंग कैंची भी होती है ना, पिकिंग सीजर्स भी बोलते हैं उसको। तो ये जो कैंचियाँ होती है अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को काटने के लिए अलग अलग तरह की कैंचियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे साधारण कपड़ा काटना है तो 4 इंच से लेके 6 इंच की कैंची का उपयोग हम कर सकते हैं, और मोटे और भारी ऊनी वस्त्रों को काटना है तो 6 से 9 इंच तक की लंबी कैंची का उपयोग करते हैं, है ना। इनको हम सीयर्स बोलते हैं। और इन सीयर्स के जो हैंडल होते हैं
वो विशेष प्रकार के थोड़े झुके हुए भी होते हैं। देखो थोड़े झुके हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, ये हैंडल्स थोड़े झुके हुए होते हैं, है ना। और अंगुलियों की अच्छी पकड़ के लिए इनके सिरों पर जो है काफ़ी बड़ा घेरा भी होता है, आसानी से अंगुलियां इसके अंदर जा सकती है, आसानी से हम इसको पकड़ सकते हैं। और इतनी बड़ी कैंची से कपड़ा काटते वक्त हमें जो है उसे उठाने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। ज़्यादा भारी कैंची का हम उपयोग नहीं करते हैं। बड़े बड़े वस्त्रों को जैसे टेलर्स वगैरह जो यूज़ करते हैं वो तो पीतल की कैंचियों का उपयोग करते हैं ज़्यादातर, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 9 इंच की कैंची का जो है इसमें वस्त्रों को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आता है छोटी कैंची। छोटी कैंची जो होती है हाथ की और मशीन की सिलाई करते समय छोटी कैंची की आवश्यकता होती है, और इसे धागा काटते हैं। जब हम मशीन चलाते हैं तो धागा जो है काटने के लिए हमें जो है वो इसका यूज़ करते हैं। जब भी हम कपड़े को बाहर निकालते हैं तो नीडल से जो धागा होता है उसको काटने के लिए छोटी कैंची की आवश्यकता होती है। काटा जाता है धागा आसानी से, और कपड़े की हल्की फुल्की जो काट छाट होती है उसको भी हम जो है इसे ठीक कर सकते हैं छोटी कैंची से, है ना। इसके अलावा तुरपाई करते समय या कढ़ाई करते समय, काज बटन टांगते समय छोटी कैंची की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग हम करते हैं, ये रही छोटी कैंची। फिर आती है हमारी पिकिंग सीजर्स। देखिए बच्चों, पिकिंग सीजर्स का चित्र यहाँ पर नहीं दिया है। ये जो पिकिंग सीजर्स होती है ये विशेष प्रकार की एक कैंची होती है जो वस्त्र के किनारों को विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन देने के लिए काम में आती है। जैसे कागज़ काटने के लिए भी आती है पिकिंग सीजर्स, और वस्त्रों को काटने के लिए भी आती है ना। तो इससे क्या होता है कि इसके दोनों किनारे जो होते हैं वो दांतेदार होते हैं, आरी के समान होते हैं, जिससे क्या होता है कि कपड़े के खुले किनारों को पिकिंग सीजर्स से काटने के बाद किनारों की लॉकिंग या इंटरलॉक करने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है, और किनारों से धागे भी नहीं निकलते हैं। इसीलिए वर्तमान समय में ज़्यादातर पिकिंग सीजर्स का उपयोग होता है। और हम जब प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं या कोई डेकोरेशन के लिए जब हम कागज़ यूज़ करते हैं तो कलरफुल जो चार्ट्स होते हैं, कागज़ होते हैं, उनके अंदर डिज़ाइन देने के लिए भी हम पिकिंग सीजर्स का ही उपयोग करते हैं। और आजकल वस्त्रों में भी, वस्त्रों की कटिंग के लिए भी आप जो है पिकिंग सीजर्स का उपयोग किया जाता है, जिससे वस्त्रों के अंदर इंटरलॉक, किनारों को इंटरलॉक करने की आवश्यकता नहीं होती है, या उसको पिको कराने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो 3 प्रकार की सीजर्स देखी हमने। एक तो साधारण कैंची होती है, एक छोटी कैंची जिसका काट छाट करने के लिए, धागे को काटने के लिए करते हैं, और साधारण कैंची जिसका कटिंग करने के लिए उपयोग करते हैं, पिकिंग सीजर्स जिसको डिज़ाइन देने के लिए यूज़ करते हैं। तो 3 प्रकार की कैंचियाँ जो है हमारे वस्त्रों की सिलाई करते समय हमारे काम आती है। अब देखिए बच्चों, हमारी सिलाई मशीन। वस्त्र को सिलने के लिए सिलाई मशीन की आवश्यकता होती है। आजकल बाजार में हाथ से चलने वाली और पैर से चलने वाली, बिजली से चलने वाली मशीनों के अलावा अतिरिक्त और विशेष प्रकार से कार्य करने वाली मशीनें भी उपलब्ध है। जैसे आजकल मैंने आपको कल भी बताया था कि कुछ मशीनें ऐसी आने लगी है जिसके अंदर काज बन जाते हैं, बटन अपने आप टंग जाते हैं, कढ़ाई हो जाती है, रफू हो जाता है ना। बहुत सुंदर सुंदर मशीनें आने लगी है जिसके अंदर सारे हमारे अतिरिक्त कार्य जो होते हैं वो मशीन के द्वारा ही हो जाते हैं, है ना। पहले के ज़माने में जो मशीनें आती थी, सिंपल आती थी, सिर्फ सिलाई का कार्य करती थी, और उसके ऊपर कशीदा करना है तो हम हाथ से करते थे। लेकिन अभी ऐसी मशीनें आने लगी है जिसके अंदर कशीदा वगैरह, डिज़ाइन वगैरह सब ऑटोमेटिक बन जाती है ना। अब चलते हैं बच्चों सुइयाँ। विभिन्न प्रकार की सुइयाँ। कपड़े की बनावट के अनुसार सुइयों का चुनाव हमें करना चाहिए। कपड़ा कैसा है, मोटा है, छोटा है, पतला है, कैसा कपड़ा है, कपड़े के अकॉर्डिंग हम सुई का उपयोग करेंगे। जैसे हाथ से तुरपाई और सिलाई करने के लिए अलग अलग सुइयाँ होती हैं। तुरपाई करने के लिए हम बारीक और पतली सुई का उपयोग करते हैं, और यदि हमें रजाई बनानी है या बिस्तर बनाने हैं, कोई राली बनानी है, तो उसके लिए हम जो है मोटी सुई का उपयोग करते हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को सिलने के लिए अलग अलग प्रकार की सुइयों का उपयोग किया जाता है, और हल्के और पतले कपड़ों के लिए बारीक और मोटे कपड़ों के लिए मोटी सुई का उपयोग करना चाहिए। सुई एक सी ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी नोक तेज हो और जंग न लगी हो। अगर सुई की नोक में जंग लगा होगा तो उससे क्या होगा, सुई कपड़ों के अंदर ही नहीं घुसेगी, और वस्त्र के अंदर नहीं घुसेगी तो उससे क्या होगा, हमें बहुत दिक्कत आएगी, हमारा समय वेस्ट होगा, ऊर्जा वेस्ट होगी, काम नहीं होगा हमारा, है ना। तो इसीलिए जब हम सुई लाएँ खरीद कर तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी नोक जो है तेज होनी चाहिए, उसमें जंग नहीं लगा होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके की सुई होती है। सुई तो आपको जानते ही हो, आप लोग यूज़ करते ही हो। अब चलते हैं बच्चों धागे। सिलाई करते समय विभिन्न प्रकार के धागों की आवश्यकता भी होती है। धागों का रंग हमेशा कपड़े के रंग जैसा होना चाहिए। जब भी हम सिलाई करने बैठें तो कपड़े वस्त्र के रंग के अनुसार ही हमें धागे की किट्टी खरीद कर लानी चाहिए, और धागा भी जो है कच्चा नहीं होना चाहिए, पक्का धागा होना चाहिए, पक्के रंग का होना चाहिए, उसका रंग ना उतरे ऐसा होना चाहिए। और
कच्ची पक्की सिलाई कढ़ाई करने के लिए अलग अलग धागों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। यदि हमको कढ़ाई करनी है तो उसके लिए अलग से रेशमी धागे आते हैं, अगर हमको सिलाई करनी है तो उसके लिए अलग से धागे आते हैं। और धागे मजबूत होने चाहिए, धागों का रंग भी ना निकले, वस्त्र धोने पर ऐसे धागे होने चाहिए, है ना। अब चलते हैं बच्चों अंगुस्ताना। अंगुस्तान जो होता है ये क्या होता है कि हाथ से सिलाई करते समय क्या होता है, अक्सर जो है सुई उंगली में चुभ जाती है जब भी हम हाथ से सिलाई करते हैं। देखो आजकल तो मशीनें ऐसी आ गई है जिसमें कांच बटन वगैरह सब अपने आप हो जाता है मशीनों में, लेकिन पहले के ज़माने में टेलर्स लोग क्या करते थे कि जब कपड़े सिलते थे तो वो कांच बटन सब खुद ही बनाते थे वस्त्रों पे, है ना। तो जब वो कांच बटन वगैरह हुकाई वगैरह लगाते थे तो उनसे उनकी उंगलियां जो है दुखने लग जाती थी। तो उंगलियों के दर्द को कम करने के लिए या सुई उसके ऊपर बार बार ना चुभे इसके लिए वो अंगुस्ताना पहनते थे। समझ में आया। तो बार बार चुभने से उंगली की त्वचा खुरदरी और दर्द युक्त हो जाती है, इसीलिए इससे बचने के लिए उंगली में अंगुस्तान पहन लिया जाता है। अंगुस्तान पहना जाता था और अभी भी पहनते हैं कुछ टेलर्स वगैरह। और ये प्लास्टिक, धातु, चमड़े और रबड़ आदि के बने होते हैं। ये अंगुस्ताने किसके होते हैं, प्लास्टिक का भी हो सकता है, धातु का भी हो सकता है, चमड़े का भी हो सकता है, रबड़ का भी हो सकता है। और उंगली के आकार का ये अंगुस्तान होना चाहिए। ढीला होगा तो बार बार निकल जाएगा, हमको परेशान करेगा। तो ये देखिए अंगुस्तान इस तरीके का होता है। इसको उंगली में पहन करके और फिर वस्त्रों की सिलाई की जाती है। समझ में आया, है ना, जिससे हमारी उंगलियों पर सुई बार बार ना चुभे। जब हम हाथ से सिलाई करते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। तो प्रश्न आता है अंगुस्तान क्या है। तो अंगुस्तान जब हम हाथ से सिलाई करते हैं तो सुई हमारे हाथों में बार बार ना चुभे, इसके लिए हम अंगुस्तान का उपयोग करते हैं। यह अंगुस्तान चमड़े का, धातु का, प्लास्टिक का, रबड़ का, किसी का भी बना हुआ हो सकता है, लेकिन यह हमारी उंगली के साइज का होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए बच्चों सुई कुशन। सिलाई करते समय ढेर सारी सुइयां हमारे आसपास होती है तथा उनको सहज कर रखना आवश्यक है, तथा इसका सबसे अच्छा तरीका है कि सुई कुशन, हम एक सुई कुशन बनाएं। एक ऐसा कुशन बनाएं जिसके अंदर हमारी सारी सुइयां पड़ी हो व्यवस्थित, है ना। सुइयों को सुरक्षित रहती है, जंग भी नहीं लगता है और खोती भी नहीं है ना, फटाफट से मिल जाती है। तो इसीलिए हमको एक सुई कुशन बनाना चाहिए सुइयों को सुरक्षित रखने के लिए। फिर आता है हमारा इस्त्री के निमित्त। देखो इस्त्रियाँ कितने प्रकार की होती है। प्रेस जो होती है हमारी कपड़े की सलवटों को दूर करने के लिए और सीधा करने के लिए प्रेस की आवश्यकता होती है। प्रेस क्यों करते हैं हम कपड़ों में, इसीलिए करते हैं सलवटों को हटाने के लिए। तथा इस्त्री की निचली जो सतह होती है वो चिकनी होती है। इस्त्री की निचली सतह जो होती है चिकनी होती है, इसे गर्म करके कपड़े पर फेरा जाता है। ठीक है। और प्रेस को प्रत्यक्ष या कोयला या बिजली से भी गर्म किया जा सकता है। प्राचीन समय में तो कोयले से प्रेस करते थे, है ना। हमारे मम्मी पापा वगैरह जो प्रेस करते थे तो लोटे के अंदर कोयले डालकर गर्म करके फिर करते थे उससे प्रेस। अभी तो वर्तमान समय में बहुत अच्छी प्रेस आ गई है। उसके बाद कोयले की प्रेस आई, है ना, और फिर उसके बाद बिजली की प्रेस आ गई है अभी तो, है ना। तो फटाक से प्लग लगाया, प्रेस गर्म होती है, जल्दी से कपड़ों के अंदर प्रेस कर लो, सलवटें मिट जाती है, हमारा कपड़ा एकदम सुंदर हो जाता है, नया हो जाता है। अब देखिए साधारण स्वचालित वाष्पयुक्त होती है कुछ प्रेस जो होती है। अभी जो वर्तमान समय में ऐसी प्रेस आ रही है जो कि जिसके अंदर जो है पानी एक बार डाल दिया जाता है हल्का सा, ऑटोमेटिक उसमें से पानी जो है कपड़ों पर जाता है और कपड़ों से सलवटें मिटती है और सुंदर प्रेस हो जाती है ना। और ये भी दो प्रकार की होती है, कोयले से गर्म होने वाली अलग होती है और बिजली से गर्म होने वाली अलग होती है। ठीक है। इनको हम स्वचालित वाष्पयुक्त प्रेस कहते हैं। अब आती है हमारी इस्त्री की टेबल। इस्त्री की टेबल कैसी होनी चाहिए, देखिए बच्चों इस्त्री करने के लिए टेबल की भी आवश्यकता होती है हमको, जिस पर कपड़ा हम फैला लेते हैं और आराम से इस्त्री कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। और टेबल जो होती है गद्दीदार भी होती है, बिना और गद्दी वाली भी होती है, दोनों प्रकार की होती है। एक तो सिंपल होती है ना, और बिना गद्दी वाली टेबल पर मोटा कपड़ा बिछा दिया जाता है और मोटा कपड़ा बिछा करके फिर हम वस्त्रों को रखकर प्रेस करते हैं, है ना। और इसके अलावा स्पंज है, ब्रश है, पानी की कटोरी है, इनकी भी हमको आवश्यकता होती है। यहाँ नहीं बताया है लेकिन हमें ध्यान है कि इसके लिए स्पंज की आवश्यकता होती है जब प्रेस करते हैं, तो ब्रश की भी आवश्यकता होती है, पानी की कटोरी की भी आवश्यकता होती है ना। तो प्रेस करने से पहले वस्त्रों पर ब्रश का झाड़ा जाता है, वस्त्रों से कपड़ों को साफ कर लेते हैं, फिर वस्त्रों पर स्पंज से हल्का सा नम किया जाता है ना, और फिर हल्का सा नम करके फिर हम प्रेस करते हैं। ये हमारी प्रेस है, ठीक है। अब देखिए बच्चों सिलाई के चरण। सिलाई संबंधित उपकरणों और सिलाई मशीन के बारे में आधारी जानकारी के पश्चात
वस्त्रों की उत्तम सिलाई के लिए महत्वपूर्ण चरणों के बारे में जानना आवश्यक है। तो क्रमबद्ध चरणों को ध्यान में रखते हुए अच्छी सिलाई हम आसानी से कर पाएंगे, समय और शक्ति भी बचेगी। तो ये चरण निम्नलिखित है। सिलाई के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे। सबसे पहला चरण है बच्चों हमारा नाप लेना, दूसरा है ड्राफ्टिंग पैटर्न तैयार करना, तीसरा है कपड़े को तैयार करना, चौथा सिलाई करना और फिर है लेआउट कटिंग करना। ठीक है, तो इन 4 चरणों से होकर हम सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम नाप लेने में। देखो बच्चों, सिलाई से पूर्व सबसे पहले जिस व्यक्ति की पोशाक हमको बनानी है उसका नाप लेते हैं हम। वस्त्र की सही फिटिंग शरीर के सही नाप पर ही आती है ना। जब सही नाप लेंगे तभी उसके वस्त्र जो है फिटिंग का बनेगा। और सिलाई से पहले व्यक्ति के शरीर का नाप सावधानीपूर्वक और सही विधि से हमको लेना चाहिए। इंच टेप की सहायता से हम ले सकते हैं। और वस्त्र की फिटिंग पहनने वाले की इच्छा पर निर्भर करती है कि उसको कितना फिटिंग चाहिए, वो तंग फिटिंग चाहता है या ढीला चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की रचना अलग अलग होती है और व्यक्ति विशेष का नाप हमको लेना, किसी भी व्यक्ति के वस्त्र सिलने हो उसका नाप लेना आवश्यक होता है। और नाप लेते समय हमें निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, तो जब हम नाप ले रहे हैं किसी व्यक्ति का तो उस व्यक्ति को सीधा खड़ा रहना चाहिए, झुक कर नहीं खड़ा होना चाहिए। जब भी नाप लिया जाए किसी व्यक्ति का उसको सीधा खड़ा करें और व्यक्ति को नॉर्मल स्थिति में खड़े रहना है, न ज़्यादा तनकर और न ज़्यादा झुक करके, है ना। न ज़्यादा झुक कर खड़ा होना चाहिए, न सांस रोक कर खड़ा होना है, न ही ज़्यादा शरीर को ढीला छोड़ना है। और नाप एक ओर से लेना है हमको, ऊपर से नीचे की ओर हमेशा नाप लेते हैं, दाएं से बाएं की ओर नाप लेते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप नाप लेते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर लेंगे, नीचे से ऊपर की ओर नहीं लेते कभी भी। और हमेशा दाएं से बाएं ओर लेते हैं, है ना। और व्यक्ति को बार बार हमको घुमाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, बार बार उसको घुमाना नहीं है। एक बार ले लो दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, है ना। अब देखिए, नाप लेने के लिए मुलायम इंच टेप का उपयोग हमें करना चाहिए। अभी हमने देखा था इंच टेप, वैसे ही मुलायम इंच टेप का उपयोग करना है। और ये भी बात ध्यान रखनी है कि इंच टेप जो है उलट ना जाए, अन्यथा माप में फ़र्क आ जाएगा। ऐसा ना हो कि आप जो है इसको सही तरीके से नहीं पकड़ेंगे तो एक तरफ इंच होते हैं, दूसरी तरफ सेंटीमीटर होते हैं। तो यदि आप नाप जो है लंबाई का नाप ले रहे हैं तो आप सेंटीमीटर में लेंगे, है ना। और आस्तीन का नाप ले रहे हैं तो आप इंच में भी ले सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जब आप इंच में नाप ले रहे हैं तो उल्टा ना हो जाए आपका इंच टेप, है ना। हाँ, तो पोशाक के अनुसार ही नाप हमको क्रमबद्ध तरीके से लेना चाहिए। और पोशाक बनाने के लिए सभी आवश्यक नाप, जैसे कि लंबाई है, चौड़ाई है, तीरा है, कमर है, बाहों की लंबाई है, मोहरी की चौड़ाई है ना, गले की गहराई है, ये सही तरीके से हमको लेना चाहिए। जल्दीबाजी हमको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नाप गड़बड़ हुआ तो कपड़ा भी गड़बड़ी सिलेगा, है ना। तो प्रश्न आता है कि पोशाक बनाते समय हम जब नाप लेते हैं तो हमें क्या क्या नाप लेना चाहिए, है ना। तो एक तो लंबाई का नाप, लंबाई, चौड़ाई, तीरा, कमर, बाहों की लंबाई लेनी चाहिए, मोहरी की पाँव की लंबाई लेनी चाहिए, गले की गहराई लेनी चाहिए कितनी बनानी है ना। और जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए नाप लेते समय, है ना। अब आता है बच्चों ड्राफ्टिंग और पेपर पैटर्न तैयार करना। देखो, ड्राफ्टिंग पुराने अखबार पर करते हैं। अभी तो हमने देखा था कि ड्राफ्टिंग के लिए हम ब्राउन पेपर का उपयोग भी करते हैं, लेकिन इतना सारा ब्राउन पेपर कहाँ से लाएंगे, हम तो न्यूज़पेपर पर ही कर ले ड्राफ्टिंग, है ना। तो ब्राउन पेपर भी ला सकते हैं, यदि एफर्ट करते हैं तो ला सकते हैं, नहीं तो अखबार पर भी हम कटिंग कर सकते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, ठीक रहता है। और नाप लेने के पश्चात लिए गए नाप के आधार पर ब्राउन पेपर या फिर पुराने अखबार पर पोशाक की आकृति बना लेंगे। और उसे सबसे पहले टेलर चौक से आरेखन कर लेंगे और आरेखन करके फिर उसका ड्राफ्टिंग, जो आरेखन करते हैं उसको, जो हम आकृति बनाते हैं उसकी चौक से, टेलर चौक से, वो कहलाता है ड्राफ्टिंग करना या आरेखन। और आरेखन बनाते समय पेंसिल, रबड़, इंच टेप, स्केल आदि की आवश्यकता होती है। और सारे कर्व जो होते हैं वो गोलाई और गहराई को अच्छे से जो है लेना चाहिए हमें। जितने भी कर्व है, जैसे कि गोलाई है ना, या गहराई है, इसको हमें अच्छे से पहले व्यवस्थित ही बना लेना चाहिए, कितनी गहराई चाहिए, कितनी गोलाई चाहिए। और अगर आरेखन सही है तो ही तैयार पोशाक पर भी हमको बनानी चाहिए, है ना। पहले पूर्ण हमको तसल्ली हो जाए, पहले जो हमने कागज़ पे, अखबार पे जो आरेखन बनाया उसको काट के देख लो, है ना। कटिंग के बाद जो पैटर्न आकृति हमारे हाथ आती है उसे पेपर पैटर्न कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पेपर पैटर्न। समझ में आया?
सबसे पहले पैटर्न पेपर पर जो हमने डिज़ाइन बनाई उसको हमने आरेखन कहा या फिर हम उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। और जब इसको काट लेते हैं तो ये कटिंग क्या कहलाती है? पेपर पैटर्न कहलाती है। इसी पेपर पैटर्न को वस्त्र पर रख करके ड्रॉ करते हैं, फिर इसी पेपर पैटर्न को वस्त्र पर रख देते हैं कपड़े पर, और फिर इसको ड्रॉ कर लेते हैं और फिर वस्त्र की कटिंग करते हैं। आया समझ में? अब ड्राफ्टिंग किन तरीकों से की जाती है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग होती है, यानी कि इस प्रकार की ड्राफ्टिंग नोटबुक या फाइल पर बनाई जाती है। ये छोटा स्केल जैसे 1 इंच बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर हम इसको कर सकते हैं। फिर आता है पूरे स्केल की ड्राफ्टिंग करनी है, तो ये ड्राफ्टिंग जो होती है इंच या सेंटीमीटर के नापों में ब्राउन पेपर या फिर अखबार पर हम तैयार कर सकते हैं, है ना। अब चलते हैं आगे। कपड़ा तैयार करना। देखो, कपड़ा तैयार करने के लिए कपड़े की कटिंग और सिलाई से पहले कपड़े को तैयार करना आवश्यक है। अधिकांश सूती वस्त्र धुलाई के पश्चात सिकुड़ जाते हैं, इसीलिए अगर कोई कॉटन के वस्त्र है तो उनको धो करके अच्छे से फिर प्रेस करके फिर हमें ड्राफ्टिंग करना चाहिए। ऐसे में अगर बिना सिकुड़न वाले वस्त्र की कटिंग करके सिल दिया जाता है तो वह धोने के बाद सिकुड़ जाएगा, तो नाप में जो है वो गड़बड़ आएगी, है ना। हाँ, तो लंबाई जो होगी वो कम हो जाएगी, चौड़ाई कम हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, वस्त्र तंग हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो इसीलिए वस्त्र को सबसे पहले बाल्टी में पानी डाल करके उसको डुबो कर रख दें, और रखने के बाद 2 घंटे बाद उसको जो है अच्छे से निचोड़ कर सुखा दें, फिर प्रेस कर लें और फिर उसको ड्राफ्टिंग करें और फिर उसको लेआउट देकर काटें और फिर उसको सिलें, ताकि वो सिकुड़ेगा नहीं और व्यवस्थित तरीके से रहेगा, है ना। लेआउट व कटिंग करना। देखो बच्चों, लेआउट और कटिंग करना क्या होता है? कपड़े को कटिंग टेबल या फिर समतल फर्श पर सही तरीके से पहले तहों और बिना तहों के बीच में फैला लें। जैसे यदि हमको आस्तीन काटनी है ना, तो हम उसको तय देंगे, कपड़े को तय दे करके व्यवस्थित तरीके से उसको टेबल पर बिछाएंगे, है ना। और कपड़े को लंबवत रखेंगे, हमेशा लंबवत रखना चाहिए, और फिर तैयार सभी पैटर्न के हिस्सों को कपड़े पर सेट करना चाहिए। जो भी पैटर्न आपने बनाया है, कपड़े को आपने बिछा दिया टेबल के ऊपर, फिर आपने जो ड्राफ्टिंग के जो पेपर बनाए, पेपर पे जो कटिंग किया है उसको पूरे कपड़े के ऊपर जमा देंगे, ठीक है। जब सारे हिस्से सेट हो जाए तब प्रत्येक हिस्से को चॉक की सहायता से निशान लगाएंगे और फिर वस्त्र पर पैटर्न बिछाते समय वस्त्र की लाइन, चेक्स और प्रिंट का हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना। रेखाओं व प्रिंट की दिशा का ध्यान रखेंगे और कटिंग से पूर्व पहले ये देख लेंगे कि पैटर्न के सभी भाग जो है सही ढंग से रखे गए नहीं रखे गए, कोई छूट तो नहीं गया है। इसके बाद लगाए गए निशान पर जो है कैंची से उसको काटेंगे। समझ में आ गया? इसको लेआउट कटिंग करना कहते हैं। टेबल पे बिछा करके सारे जितने भी आपने कागज़ से कटिंग्स जो ड्राफ्टिंग की है वो सारी ड्राफ्टिंग इसके ऊपर लगाएंगे, फिर वापस से टेलर चौक से कपड़े के ऊपर निशान बनाएंगे, फिर इसको काटेंगे। जब पैटर्न को कपड़े पर बिछाते हैं तो 2 तरह के निशान वस्त्र पर लगाए जाते हैं। एक तो वे रेखाएं जिन पर हमें सिलाई करनी है। देखो, जब भी हम वस्त्र को काटें, कपड़े पर जब बिछाते हैं पैटर्न वस्त्र पर लगाए जाते हैं। एक तो वो रेखाएं होती है जिन पर हमको सिलाई करनी है और दूसरी वे रेखाएं होती है जिनको हमें काटना है ना। तो 2 प्रकार की रेखाएं हो गई। तो सिलाई रेखा के बाद जब हम तुरपाई के निमित्त जो छोड़ते हैं आधा इंच से लेकर के 2 इंच तक के अतिरिक्त निशान जो है वो हमेशा लगाने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। यदि कहीं पर फोल्ड करना है तो हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे, या हमें तुरपाई करनी है तो 2 इंच ज़्यादा लेंगे, है ना। इस तरीके से हमको कटिंग करनी है। इनको हम कटिंग रेखाएं कहते हैं। समझ में आ गया? जब हम वस्त्र की कटिंग करते हैं, जब वस्त्र को सबसे पहले टेबल पर बिछाते हैं, उसके ऊपर ड्राफ्टिंग पेपर बिछा करके फिर हम कटिंग करते हैं। तो जब हम कटिंग करते हैं, कटिंग करते समय ध्यान रखना है कि यदि हमें इसको फोल्ड करना है या फिर बटन पट्टी के लिए फोल्ड करना है या आस्तीन के लिए फोल्ड करना है, तो उसके लिए हमको अतिरिक्त आधे से 2 इंच के बीच की अतिरिक्त जो है वो कपड़ा लेना पड़ता है। ये जो रेखाएं होती है इनको हम कटिंग रेखाएं कहते हैं। परिधान की सही कटाई और आकर्षक फिटिंग का रहस्य पैटर्न या ड्राफ्टिंग होता है। परिधान की यदि हम सही कटाई करते हैं और आकर्षक फिटिंग आती है तो इसका रहस्य क्या है कि उसका पैटर्न और उसका ड्राफ्टिंग इतना अच्छा था कि वो ड्रेस कितनी फिटिंग और व्यवस्थित बनी है ना। इस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम लेआउट करके कटिंग करेंगे। अब देखिए बच्चों, सिलाई के लिए सही कटिंग के बाद कपड़े के सभी चिन्हित भागों को सिलाई रेखाओं पर मशीन चलाते हुए आपस में जोड़ेंगे। 1 बाय 1 सारे जोड़ते जाएंगे, जोड़ करके और सफाई के साथ सिलेंगे।
आवश्यकता अनुसार टाकों का प्रयोग करते हुए परिधान को पूर्ण करेंगे। है समझ में? कटिंग करने के बाद हम वस्त्रों को जो है उसके सभी चिन्हित भागों को व्यवस्थित तरीके से सिलाई करेंगे। ये देखिए बच्चों, हमने वस्त्रों की कटिंग करने से पहले देखो हमने कागज के बने जो पेपर पैटर्न है, जो कटिंग किए हुए हमारे पेपर पैटर्न है, उनको अच्छे से इस तरीके से जमाएंगे। फिर इसको भी निशान लगाएंगे चौक से और फिर हम कटिंग करेंगे। और ये ध्यान रखना है कि सिलाई करते समय कितना कपड़ा सिलाई में जाएगा वो ध्यान रख करके आधे से 2 इंच छोड़ करके और फिर हम कटिंग करेंगे। समझ में आया? हाँ, कितना सिलाई के अंदर जाएगा, कितना उलटने में जाएगा, कितना पाइपिंग में जाएगा, ये सारा ध्यान में रख करके और फिर हमको कटिंग करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिलाई अपनी पूरी करेंगे। तो आज बच्चों हमने सिलाई के अंदर काम में आने वाले नाप लेने वाले विभिन्न उपकरणों के बारे में पढ़ा, कटिंग के काम में आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों के बारे में पढ़ा, विभिन्न प्रकार की सीजर्स के बारे में पढ़ा, है ना, छोटी कैंची, बड़ी कैंची, पिकिंग सीजर्स, है ना। और इसके साथ साथ हमने जो है टेलर चौक है, ट्रेसिंग व्हील है, सुई है, निडल है ना, और पिकिंग सीजर्स है और टेलर चौक है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। और पेपर ड्राफ्टिंग किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में भी हमने देखा, और किस प्रकार से पेपर ड्राफ्टिंग को वस्त्रों पर रख करके फिर वस्त्रों को भी ड्राफ्टिंग करके फिर हम कटिंग करते हैं और फिर हम वस्त्रों को सिलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिलाई मशीन, है ना, किस प्रकार से हम वस्त्रों को सिलाई करेंगे। तो बच्चों आज हमारा लेसन ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे।